जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग पेट परीक्षा के सिलेबस के अनुसार क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। कल पहला जो विषय शुरू किया गया था स्वाधीनता आंदोलन के पहले के वर्ष, जिसमें हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में देखा था। आज हम लोग उसके आगे शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस बताता है वो यहीं से शुरू है कि स्वाधीनता संग्राम के पहले के जो वर्ष थे वो किस प्रकार से थे। तो 1857 से हम लोगों ने क्लास शुरू की थी और 1857 की क्रांति खत्म की। उसके बाद ये बताया कि 1858 का जो अधिनियम आया, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा जाता है, और यहाँ से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले लिया जाएगा और ये शासन आ जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। इसके बाद 1861 में भारत में हाई कोर्ट खोली जाती है, अधिनियम लाया जाता है। ये हाई कोर्ट काम करना शुरू करती है 1862 से। बम्बई, मद्रास और कोलकाता हाई कोर्ट की शुरुआत हो जाती है। अब इसके आगे शुरू करते हैं। 57 की क्रांति के बाद भारत के जो लोग थे उन पे अंग्रेजों का कहीं ना कहीं प्रभाव कुछ ज्यादा पड़ा और कोई हमारे पास विशेष संस्था नहीं थी जो हमारी बात अंग्रेजों तक पहुंचाए, बात करते। कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ गए थे। हालांकि उन्होंने कहा यह था कि हम किसी भी राज्य को हड़पेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हस्तक्षेप अंग्रेजों का लगातार बना हुआ था। टॉपिक शुरू करने के पहले एक बात ये बता दें, 1858 के अधिनियम के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे और आज का विषय है 1885 से 1947 के। तो लंबा टॉपिक है, कई क्लास में खत्म होगा। आज हम लोग बेसिकली कांग्रेस और शुरुआत उसके बाद की घटनाक्रम को देखेंगे। इससे पहले ये देख लें, 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। 1858 का अधिनियम आता है और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करना शुरू कर देती है। अभी ये लाइन चल रही है और 1861 में क्या होता है, 1861 में अधिनियम के तहत हाई कोर्ट की बात कही जाती है। ये वो ईयर हैं 1861 वाले जहां पे भारत के महान लोगों का जन्म होता है, कुछ काबिल लोगों का जन्म होता है। 1861 रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म है, ध्यान रखेंगे। 1863 स्वामी विवेकानंद का जन्म है और 1869 मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1861 6 मई 1861 रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थडे। रविन्द्रनाथ टैगोर यानी भारत के पहले नोबलिस्ट, भारत ही नहीं एशिया के पहले नोबलिस्ट किसे कहा जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1863 भारत में आध्यात्म का बहुत बड़ा नाम और 1869 गांधी जी, जिनको जानते हैं राजनीति में देश की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाई, इन लोगों का भी यहाँ पे जन्म हुआ है और कहानी अभी तो चल रही है, आगे चलते हैं। 57 की क्रांति के बाद ऐसा नहीं कि कुछ संस्थाएं नहीं थी। एक क्वेश्चन बनता है कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं। कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, 1837 में बन गई थी, लेकिन ये उड़ीसा, बिहार, बंगाल के जमींदारों के ग्रुप था। रईस लोगों की समस्याएं और आम लोगों की समस्याओं में हमेशा फर्क होता है, तो आम जनमानस तक ये संस्थाएं कभी पहुंच ही नहीं पाई। जो रईस लोग होते हैं उनकी समस्याएं, मेरे पास 5G प्रॉब्लम आ रही, नेट प्रॉब्लम आ रही, आम आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, और जनमानस की समस्याएं गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इंडियन एसोसिएशन 1876, ये सारे के सारे कांग्रेस से पूर्व थी, लेकिन किसी का जमीनी स्तर अभी नहीं बन पा रहा था। कांग्रेस एक इंडियन एसोसिएशन की, कभी आपसे अगर पूछ दे कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था किसे बोलते हैं, तो कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था जिसे कहा जाता है उसे बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था। ये उसी तरीके के क्वेश्चन है, ताजमहल का पूर्वगामी किसे बोलते हैं, तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, तो कांग्रेस का पूर्वगामी इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस की स्थापना के पीछे भी एक कई तरीके की विचारधाराएं हैं। एक अंग्रेज अधिकारी थे एरोह्यूम, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, जहाँ के रिटायर्ड जिला अधिकारी थे, ठीक है। इनको ये लगा कि एक संस्था भारत में होनी चाहिए जो कि जनता और सरकार के बीच पुल का कार्य करे। सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के उस समय के छात्र जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुके थे उनसे बात की। अपने समाज में एक बात बोली जाती है, पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। ये बात हमने तभी से सीखी जब से 1854 का बुक डिस्पैच आया कि प्रतियोगी परीक्षाएं यहीं से शुरू होती और पढ़े लिखे होने की बहुत बड़ी बात थी। इनसे बात की तो इन लड़कों ने मना कर दिया कि साहब हम कोई संस्था में दिलचस्पी नहीं रखते। इन्होंने स्वयं एक संस्था बना दी और उसका नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय संघ। एरोह्यूम ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी इंडियन
नेशनल एसोसिएशन INA, ये नाम रखा गया। इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो 1885 बंबई में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली बार कांग्रेस बनने की बात मद्रास के द हिंदू पेपर में छापी गई थी, ध्यान रखेंगे। WC बनर्जी में हमारे साथ पेच हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? हिंदी में हम पढ़ेंगे व्योमेश चंद्र, व्योमेश, और हो सकता हो हमको लिख के दे दे व्योमेश, मात्रा पे कभी मत जाइएगा। हम लोग तैयारी तो करें, तैयारी के साथ साथ हमको ये भी सीखना है कि वो क्वेश्चन हमारे पास किस रूप में आता है। अब आप देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी बन गया, ये इंडियन नेशनल आर्मी बन गया और इंडियन नेशनल आर्मी बनाने वाले एक सूर्य सेन भी थे। अगर नहीं पकड़ में आया तो ये क्वेश्चन फिर कांग्रेस से हट जाएगा। कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो बनाया AU ने था। ठीक है, तो WC बनर्जी, अगर WC बनर्जी ना आए, आप ध्यान रख लें, UC बनर्जी कह दे, UC बनर्जी हमारे साथ खेला हो जाता है। जो लोग सिर्फ पढ़ा करते हैं, जो किताब में लिखा है वैसा पढ़ लिया, उनके साथ दिक्कत होती है। अपना दिमाग लगाएं। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, वो आपको बताएंगे, और कहीं WC है नहीं, तुरंत आप UC बनर्जी को टिक करेंगे। पहले अध्यक्ष, हमेशा WC बनर्जी नहीं होता है, किताब में हमेशा WC बनर्जी लिखा रहता है। जब आयोग कोई पेपर कंडक्ट कराता है तो उसमें कहीं ना कहीं हेरफेर कर देता है। पहला अधिवेशन बंबई होता है। इस बंबई का अधिवेशन आपने पढ़ा होगा, ग्वालियर लैटेन बंबई में संस्कृत तेजपाल कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 लोग शामिल हुए। इसमें एक व्यक्ति और शामिल हुए थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरू जी, और दादा भाई नेहरू जी की सलाह पर इसका नाम कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस नाम किसकी सलाह पर रखा जाएगा? दादा भाई नेहरू जी की सलाह पर रखा जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। पहला बंबई, फिर 86 में कलकत्ता अधिवेशन होगा, दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। आप देखिएगा 85, 86, 87, 88 बंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, यानी 3 बड़े शहर हो गए जो आज नहीं, बंबई है, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो पहला अधिवेशन है इलाहाबाद में हुआ 88 में। अब ये क्रम आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक कराने को दे सकता है। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। पहले WC बनर्जी हुए, दादा भाई नेहरू जी। पहला कांग्रेस का गैर हिंदू अध्यक्ष। अब गैर हिंदू में सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या था? मुस्लिम कोई होगा तो हम बदरुद्दीन तैयबी मार दें, लेकिन ना, ये पारसी समुदाय के थे। दादा भाई नेहरू जी पारसी समुदाय के थे, हिंदू नहीं थे, तो पहला गैर हिंदू हो गया दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, भारत का ग्रेट स्टेन कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को आप क्या करें, हिंदी में कर दे, भारत का वायोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। एक और बताते, भारत की आशा किसे कहा जाता है? भारत की आशा भी दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। और क्वेश्चन को और मुक्त करा के आपसे बोलेगा, भारत का अनौपचारिक वार्ताकर्ता, वार्ताकार या दूत किसे कहा जाता है? तो भी दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपने और पढ़ रखा होगा कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पहला सदस्य बनने वाला कौन भारतीय था? तो भी दादा भाई नेहरू जी थे। हमने क्या बताया? भारत की आशा बताया, भारत का अनौपचारिक दूत या वार्ताकार बताया, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह बताया हमने, ठीक है, ग्लैड स्टेन बताया, और ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया बताया। ये दादा भाई नेहरू जी के बनने वाले क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा अधिवेशन 87 मद्रास में होता है, जिसको चेन्नई बोलते हैं। बदरुद्दीन तैयबी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन गए। इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जारजूल हुआ। इसमें भी कहानी है, अंग्रेजों ने सारे हॉल बुक कर दिए थे, कांग्रेस को मीटिंग करनी थी, तो महाराजा दरभंगा ने एक हॉल खरीद के गिफ्ट कर दिया था कांग्रेस को, तो ये मीटिंग हुई यहाँ पे। इसके अध्यक्ष पहली बार जो बनाया गया वो अंग्रेज बनाया गया, जारजूल। 89 में बंबई में हुआ, और जब बंबई में हुआ तो बेडरबर्ग इसके अध्यक्ष बने। यानी अब क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष, पहला जारजूल, दूसरा बेडरबर्ग हो जाएंगे। और इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। पहली बार महिलाओं ने किसमें लिया था? तो बंबई में लिया था। यानी शुरुआत के 4 छोड़ दीजिए, 5वीं में महिला आती है। और पूरे क्रम में कोई गलती नहीं, 85, 86, 87, 88, 89, 3 बड़े शहर, फिर इलाहाबाद, और फिर घूम के बंबई। हम सारे अधिवेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास समय कम है, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हमने कल भी बताया था, जल्दी और ज्यादा देखना है। अब इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट है अधिवेशन।
1896 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और दो चीजें एनएस हमने लिख रखा है, इसका मतलब हो गया नेशनल सॉन्ग अर्थात वंदे मातरम, और WD लिख रखा है यानी वेल्थ ड्रिंक, धन के निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नेहरू जी का था, किस अधिवेशन में लाया गया, तो किसमें लाया गया 1896 में। और पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया 1896 कलकत्ता में गाया गया। एक क्वेश्चन बनता है कि वंदे मातरम को पहली बार गाया किसने था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आपको पता होगा केबीसी में भी बड़ा पूछा गया था, तमाम बिंदु पड़े हैं कि वंदे मातरम पहली बार किसने गाया था। अच्छा, हम लोगों को मालूम है वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जनगण मन लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे गा देते वंदे मातरम, लेकिन यहाँ पे पहली बार गाया गया। और 1811 यानी ठीक 15 साल बाद उसी शहर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, अध्यक्ष होते हैं विशन नारायण धर, और गाया जाता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम आपको मालूम होना चाहिए बंगला भाषा में लिखा गया, जिसकी मूल भाषा बंगला थी, जिसमें जनो गनो मनो बताया गया था, लेकिन जब हमारी संविधान सभा ने इसको नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया तो उसे हिंदी के रूपांतर में हमने देखा 1811 में विशन नारायण धर नेशनल एंथम यानी जनगण मन गाया गया। ठीक है, अब देखते हैं वुमेन्स कहाँ कहाँ पे बनती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बतावे, इंडियन बतावे, इस तरीके से ज्यादा नहीं से 3 अधिवेशन है जो हमको देखने हैं, 1917, 1925, 1933, तीनों में 8 साल का फर्क है, एक तैयार कर दिया, 8 जोड़ते चले जाएंगे, अपने आप आ जाएगा 17, 8, 25, 25, 8, 33। और तीनों अधिवेशन, 2 कलकत्ता में, 1 कानपुर में, तीनों की लोकेशन कैसे है, ठीक है, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। पहले एनी बेसेंट, अब एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट होगी, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट होगी, इंडिया लग जाएगा यहाँ पे, और पहली अंग्रेज पूछ देगा तो नलिनी सेन गुप्ता हो जाएगा। एनी बेसेंट में एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि तिरंगा कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो 1917 में एक्सेप्ट किया गया। आपको याद होगा 1916 में होम रूल लीग बनाई गई थी, और यहाँ पे होम रूल लीग की पॉपुलरिटी ज्यादा फैल रही थी। उसके बाद जाने क्या कुछ घटनाक्रम हुआ कि 1917 में कांग्रेस का चीफ बना दिया जाता है एनी बेसेंट को, और धीमे से आपको आगे कहीं होम रूल लीग सुनाई नहीं देती। इनके बाद देखते हैं कुछ अधिवेशन और जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पूरी कांग्रेस लेके नहीं चल रहे, महत्वपूर्ण चूंकि सिलेबस को आगे बढ़ाना है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक दिया वो स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन दिया गया है, तो उनमें जरूर करेंगे काम। 1905 का बनारस अधिवेशन, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे बनारस में 1905 में। 5 इसलिए लिया कि 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। अभी कहानी जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पूरे बंगाल विभाजन पर चर्चा करेंगे। वो आपको मालूम होगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, और गोखले के गुरु का नाम MG रानाडे था, महादेव गोविंद रानाडे। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नेहरू जी। ये 5 और 6 के बीच में धीरे धीरे कांग्रेस में फुसफुसाहट उठने लगी। फुसफुसाहट इस तरीके की उठने लगी कि एक नरम दल और गरम दल की बात होने लगी। 1885 से लेकर 1900 तक यानी 15 साल तक कांग्रेस अन्य विनय की रणनीति पर थी। लेटर लिखती थी, अपनी बात संदेश के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती थी। अब लेटर क्या लिखती है, टू द प्रिंसिपल, जैसे हम लोग लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, आई हैव टू से, नीचे योर ओबीडियंटली डाल दिया। तो एक वर्ग कांग्रेस का ये था, योर ओबीडियंटली क्यों डालते हो, योर सेंसरली डालने क्या हो सकता है, इन्होंने हमसे छीना, हमारे देश पे कब्जा कर रखा है, इनसे लड़ेंगे और छीन के लेंगे। इसको लीड कर रहे थे गरम दल को तिलक चाहते थे 1906 में गरम दल का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने। मामला जब बिगड़ता है तो तीसरे व्यक्ति को लाया जाता है, और दादा भाई नेहरू जी बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनको ले आए। अब न नरम वाले बोले न गरम वाले बोले। 1906 में एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, दादा भाई नेहरू जी ने एक वर्ड दिया, स्वराज। 1906 हो गया, यहाँ पे भी स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, ध्यान रखेंगे, यही 1906 होगा, मुस्लिम लीग का गठन होगा, आगे कई घटनाक्रम होंगे। 1907 यह अधिवेशन होना मुंबई में था, लेकिन मुंबई में तिलक का कहीं ना कहीं डर था, इसलिए अधिवेशन को सूरत ट्रांसफर किया गया। और यहाँ पे कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाती, नरम और गरम दल के। लड़ाई की शुरुआत होती है स्वराज की व्याख्या करने से। गरम दल वाले नरम दल वालों से बात करते हैं कि आपने पिछले में स्वराज कहा था, इसका अर्थ बतावें, मतलब ये बतावें क्या भारत आजाद होने के लिए तैयार है, आप भारत को आजादी दिलाएंगे। लेकिन नरम दल वाले इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप अंदाजा लगाइए, 1885 में कांग्रेस बनी थी, ठीक है, और 1929 के अधिवेशन में पहली बार टारगेट सेट किया गया
अब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। यानी इससे पहले जितने भी अधिवेशन हुए कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं आई। बिल्कुल अपने लोग तरह की तैयारी शुरू की है, लेकिन अभी टारगेट सेट नहीं है कि पेट देना है, टेट देना है, सीडीएस देना है, आरओ देना है, पीसीएस देना है, कि एयरफोर्स का जाना है, डिस्टर्बेंस है। एक समय ऐसा है कि तैयारी जब जिस एग्जाम की अच्छी हो जाएगी, सेट कर लेंगे, माइंड सेट हो जाएगा कि हमको ये वाला पेपर देना है। एक्सपेक्ट जब नहीं कर पाए तो यहाँ पे फूट पड़ गई, बवाल हुआ और ये टूट गया 10 दिन राजबिहारी बोस। इसके बाद कुछ अधिवेशन और है जो महत्वपूर्ण है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, मोहनदास करमचंद गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लगता है जितने क्वेश्चन कांग्रेस में अब तक पूछे गए हैं इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जब से प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई है। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के ऊपर देशद्रोह लगाया गया तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। 1924 में इनको स्वास्थ्य कारणों पर रिहा कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस में इनको अध्यक्ष बनाया गया। यही पहला था, यही अंतिम था। इसके बाद गांधी जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते। 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी हो सकता आपको शहर ना देके नदी दे दे, ठीक है। किस नदी के किनारे पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी? तो रावी नदी के किनारे कही थी। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात थी। यानी 1929 में सेट किया गया टारगेट 1947 में जाके पूरा होता है। टारगेट पूरा करने में भी समय लगा। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। 1931 कराची अधिवेशन, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ईयर है पेपर में आने के दृष्टिकोण से 1931 से ध्यान रखेंगे। आगे हम बताएंगे, थोड़ा सा आपको हिंट दे दे। फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद का शहीद होना इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। फरवरी के बाद मार्च आएगा, 5 मार्च 1931 दिल्ली समझौता गांधी इरविन के बीच। इसी मार्च की 23 तारीख को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो जाती है। मार्च में कई घटनाक्रम हुए। अप्रैल मई छोड़ दो, उसके बाद कराची अधिवेशन होता है और यही वो ईयर था कि गांधी जी लंदन जाते हैं दूसरे गोलमेज में हिस्सा लेने। और अक्सर ये वाला प्रश्न जो है ये क्रमशः घटनाओं को क्रम से लगाने के लिए पूछता है। टॉपिक आगे बढ़ेगा तो वहां बताएंगे। 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे गांधी जी पे बहुत पूछा जाता है। गांधी का स्टेटमेंट क्या था? अक्सर पूछा जाता है गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। कराची 1931, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टेटमेंट गांधी जी का। इस अधिवेशन में जब गांधी जी कराची पहुंचे थे तो इनको काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि ये वही ईयर था कि भगत सिंह की फांसी गांधी जी नहीं रोक पाए थे। इसके वजह में युवा वर्ग बहुत ज्यादा नाराज था। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का प्रस्ताव भी रखा था। उसके बाद अगला अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है 1938 हरिपुरा के लोकेशन गुजरात है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे पहली बार। 1939 में त्रिपुरी की लोकेशन जबलपुर है, पुनः सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे। पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के लिए वोटिंग होती है त्रिपुरी में। त्रिपुरी यानी जबलपुर, नदी नर्मदा। एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, पहले तो मौलाना अबुल कलाम आजाद खड़े हो रहे थे अध्यक्ष के लिए, लेकिन बाद में पता चला सुभाष चंद्र बोस खड़े हो रहे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जब ने नाम वापस लिया, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए। एक व्यक्ति और खड़ा हुआ जिसको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, उसका नाम था पट्टराजी सीतारमैया। चुनाव हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 1931 कराची सरदार पटेल। 1938 हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी लोकेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार कांग्रेस में होता ऐसा है कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोटिंग होती है और इस वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस पट्टराजी सीतारमैया को हरा देते हैं। पट्टराजी सीतारमैया के ऊपर महात्मा गांधी का हाथ था, उसके बावजूद पट्टराजी हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसका हाथ, जिसके ऊपर गांधी जी का हाथ हो वो हार जाए तो सुभाष की पॉपुलरिटी कितनी ज्यादा रही होगी इस टाइम पे। यही वो ईयर है कि दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद चुकी थी और सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे हम लोग जर्मनी का साथ दें, जो इंग्लैंड के दुश्मन है उनका साथ दें और लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ये बात करनी, लेकिन गांधी जी के साथ में तय नहीं बनता है। अंततः सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, कांग्रेस के अधिवेशन नहीं होते हैं, ठीक है। और अगले जो भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा यहाँ भी कुछ नहीं होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस दौर में एक लंबा कार्यकाल बिताते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 1946 मेरठ अधिवेशन।
मेरठ उत्तर प्रदेश का शहर है, क्रांति का शहर है, कल हमने बताया था सिटी ऑफ रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष जेबी कृपलानी, जीवत राम भगत राम कृपलानी इसके अध्यक्ष बने। और ये क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के अक्सर ऐसे पूछा जाता है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आजादी हमको मिलती है 15 अगस्त 1947 को, और कांग्रेस का अधिवेशन अक्सर होते थे नवंबर दिसंबर साल के अंत में, तो अगस्त आ गया बीच में। 1947 में कोई अधिवेशन नहीं कांग्रेस का, ध्यान रखेंगे 47 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है। 46 वाले ही अध्यक्ष महोदय जो थे वो 47 में भी थे, इसलिए चीफ होता है आंसर जेबी कृपलानी। ये कांग्रेस से बनने वाले हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। कांग्रेस बनने के बाद एक घटनाक्रम और आगे बढ़ता है, बाल गंगाधर तिलक शुरुआत करते हैं गणेश महोत्सव की। इस समय गणेश महोत्सव का पर्व भी चल रहा है। 1893 लोगों को जागृत करने के प्रयास से करते हैं, गणेश महोत्सव की शुरुआत करते हैं। 1896 में शिवाजी का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वह सफल रहता है, लेकिन गणेश महोत्सव पूरे देश में फैल जाता है। यही दौर था कि पूना के आसपास बंबई के क्षेत्र में प्लेग फैलता है, और प्लेग कमिश्नर रैंड जो डॉक्टर के रूप में दवा देने का काम कर रहा था, वो जो था वो घर घर जाके दवा तो देता था, लेकिन महिलाओं से छेड़खानी करता था। बाल कृष्ण चापेकर और कृष्ण बंधु चापेकर ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। ये रैंड को मारा गया। भारत की पहली क्रांतिकारी हत्या थी चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या की गई किसी अधिकारी की। तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में इस बात को भरपूर तरीके से छापा, और इसके बाद 1899 में भारत का गवर्नर बनाया जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो आज हम लोग लॉर्ड कर्जन तक रखेंगे। कल की कहानी हम लोग कर्जन से शुरू करेंगे 1899 से, और आगे राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद।